नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। हाथरस भगदड़ में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 122। मरने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कांग्रेस राज्यसभा में उठाएगी हाथरस का मसला। प्रमोद तिवारी ने अदालती तहकीकात का किया मुतालबा। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद गुजरात में बजरंग दल के कारकुनान ने कांग्रेस के ऑफिस पर की पत्थरबाजी। राहुल की तस्वीर पर पोती काली स्याही। राजस्थान के राजगढ़ में गाय स्मगलिंग के शक में शरपसंदों ने 2 पिकअप ड्राइवरों को पीटा। दोनों की हालत नाजुक। और ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी तलबा को बड़ा झटका। तलबा वीजा फीस में किया गया 2 गुना इजाफा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान मंगल के रोज को भगदड़ मचने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 122 हो गई है। महलूकीन में ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हम आपको बता दें कि सत्संग हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में चल रहा था। इसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। हादसे के बाद जख्मियों को टेम्पो और बसों में हाथरस के अस्पताल लाया गया है। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक है, इसलिए महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर के उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। सर 116 डेथ है टोटल। 116 डेथ और इंजर्ड कितनी होने? इंजर्ड 35 हमारे पास आए थे वहां पे सीएससी सिकंदर हो। और सीधा जेडो की अस्पताल में गया तो उसके लिए कह सकते हैं। इसके अलावा सर हाथरस हॉस्पिटल में कितनी डेड बॉडीज हैं? 32 आई है। 19 की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, पोस्टमार्टम जारी है। 11-12 का हो चुका है। पोस्टमार्टम को घर भेजाया जा रहा है शबान से या 108। 32 में से कितने का पोस्टमार्टम हो चुका है? 11 को वक्त में कर रहे हैं। और आइडेंटिफिकेशन 19 का होना है। और इसके अलावा आपके यहाँ सर इंजर्ड कितने हैं? 11 भर्ती 11 भर्ती हैं। उनकी सर कैसी तबीयत है? सर नॉर्मल स्टेबल है। स्टेबल। सर एक पुलिसकर्मी भी जो है घायल हुए हैं, उनकी कैसी स्थिति है? तो ठीक थी, वो चली गई, बेहोश हो गई थी। महिला पुलिस? हाँ महिला पुलिस। तो उनकी ड्यूटी कहाँ थी सर इस वक्त? ये नहीं पता, मैं मतलब देखा। अच्छा, तो वो ठीक हो चुकी है? हाँ ठीक, उनको डिस्चार्ज कर दिया? जो घटना सिकंदराव हाथरस में कल रात को हुई है, कल दोपहर में हुई है, उसके जो घायल हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत हुई है। तो अभी तक जो मुझे समझ में आ रही बात कि एक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन हो रहा था, आयोजन पूरा हो गया था और जो उसके प्रमुख प्रवचनकर्ता थे वो निकल रहे थे और उनके पीछे दर्शन के लिए शायद या चरण रज लेने के लिए अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। कुछ महिलाएं और लोग दौड़ रहे थे। उनमें से कुछ लोगों के गिरने से और उनके ऊपर और लोगों के गिरने से और रास्ता निकलने का संकरा था, वहां पे ये घटना स्टैम्पीड की भगदड़ की हुई, जिसमें कि अभी तक की सूचना के अनुसार 116 लोगों की मृत्यु हुई है और 22 लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में अलीगढ़ और हाथरस में चल रहा है।
क्या अभी तक कुछ ऐसी भी बॉडीज जिनकी पहचान नहीं हो पाई है? 20 ऐसी बॉडीज हैं जिनकी शिनाख्त हम लोग करने का प्रयास अभी कर रहे हैं। इन सब की फोटोज हमारे पास हैं। जहां जहां हमारी मॉर्चरीज हैं, अस्पताल हैं, हमने अपने पुलिसकर्मियों को ये फोटो शेयर कर दी हैं। अब जो परिवार आ रहे हैं उसको हम देख करके जल्दी से तय कर पा रहे हैं कि इनकी बॉडी कौन सी हो सकती है, क्योंकि बॉडी दिखाना भी अपने आप में एक बड़ा कठिन काम होता है और देखने वाले के लिए भी बहुत पीड़ादायक होता है। तो ये काम भी मुझे आशा है कि अगले 5-7 घंटे में हम लोग पूरा कर लेंगे। ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी चीजों की समीक्षा लगातार सरकार कर रही है। ये हम लोग के लिए दुख का विषय है कि इतने लोग एक साथ दुर्घटना हुई है। पूरी तरह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे एम्बुलेंसेज होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं कराई गई। लापरवाही। हाथरस भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है। इसमें इतने लोग मारे गए हैं। इसमें ज्यादातर मुतासरीन का ताल्लुक गरीब कुनबों से था। उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि इंतजामिया कहाँ थी। ये इंतजामिया की चूक है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए और जो भी इसमें शामिल हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है जिसमें इतने लोग मारे गए। ये सब ज़्यादातर गरीब मजबूर लोग थे। हम तो ये मालूम करना चाहते हैं कि प्रशासन कहाँ था। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये प्रशासनिक लैप्स हुआ है और उनकी लापरवाही से हुआ है। प्रशासन बुलडोज़र चलाने में तो बड़ी तेज़ी दिखाता है, लेकिन इन मजलूमों के और गरीबों के जो अपने परवरदिगार को अपने पैदा करने वाले की इबादत के लिए गए थे या पूजा के लिए गए थे या धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, उनके लिए उनकी किसी को फिक्र नहीं है। इतने लोग मारे गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। इसके लिए प्रशासन पूरी तौर से जिम्मेदार है और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी में जो भी सच सामने आए तो इन्हें सख्त से सख्त उसको न्याय संगत सजा दी जाए। अखिलेश साहब कह रहे हैं कि इसमें सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जब प्रशासन जिम्मेदार होता तो सरकार ही जिम्मेदार होती। हाथरस भगदड़ हादसे पर एआईएमआईएम सदर और हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हाथरस में हुआ हादसा बेहद तकलीफदेह है और इसकी जांच होनी चाहिए। यह हादसा कैसे हुआ और रियासती हुकूमत भीड़ को काबू कैसे नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जख्मियों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए। हाथरस का जो वाक़या हुआ तकलीफ की बात है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात होगी क्यों हुआ। हाथरस हादसे पर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा है कि इस मुल्क में इंसान की कोई कीमत अब नहीं रह गई है। पुल गिर जाए, भगदड़ मच जाए और लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने कहा कि कल हाथरस में हुई भगदड़ में जो लोग मारे गए वो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं। वहाँ की हालत और लाशों की तस्वीर देखकर आंसू में आंसू आ रहे हैं। देखिए, इस देश में इंसान की जिंदगी की तो कोई कीमत है नहीं। पुल गिर जाए लोग मर जाएं, भगदड़ मच जाए लोग मर जाएं, तो कोई महामारी आ जाए लोग मरते रहें, तो इस देश में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति अपना बाबा बाजार खड़ा कर रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ये सिर्फ हाथरस की घटना नहीं, पूरे देश में उठा के देख लीजिए क्या होता है। हरियाणा में एक बाबा हत्या का, बलात्कार का दोषी है, जब चाहता है बाहर आ जाता है, पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक है। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप ऐसे बाबाओं का बाजार विकसित होने देंगे पूरे देश में, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कैसे नियंत्रित होंगी, कैसे रुकेंगी। ये कितनी पीड़ादायक बात है। जो लोग मारे गए समाज के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं,
आप उनकी तस्वीरें देखिए, आंखों से आंसू आ जाते। किस तरीके से लाशें बिछी हुई हैं। 121 लोगों की अब तक आधिकारिक जानकारी मिली है कि उनकी जान चली गई। हम लोग एक कोई छोटा सा प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं 144 लगी हुई है, मार मार के लाठी बंद कर देते हैं हमें। उस बाबा को 5000 8000 जितनी भी भीड़ की परमिशन थी, कैसे इतनी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई? भीड़ इकट्ठा हो गई तो पुलिस आपकी कहां थी, प्रशासन कहां था? तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी करके ना आए, बल्कि उनके लिए ऐसा उचित मुआवजा घोषित करें जिससे उनके परिवारों को थोड़ी राहत मिल सके, थोड़ी तो मरहम लग सके। हाथरस भगदड़ पर शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कहा है कि यह बेहद अफसोसनाक हादसा है और पूरे मुल्क में इस तरह के हादसे होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 2 साल पहले इसी तरह का सत्संग हुआ था, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। उनके सामने भगदड़ मच गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस सत्संग में किसी का इंतजाम नहीं होता है। ये बाबा महाराज लोगों को बुलाते हैं और इंतजामिया हाथ खड़े कर देती है। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरे देश में हमेशा इस प्रकार की घटनाएं घटती है। महाराष्ट्र में 2 साल पहले नवी मुंबई में इसी प्रकार का सत्संग हुआ था। अमित शाह जी गृहमंत्री वहां उपस्थित थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उनके सामने भगदड़ मच गई और उस सत्संग में 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये बाबा, ये महाराज, ये लोग लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। उनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। इस प्रकार के सत्संग की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत दुर्भाग्य। गरीब लोग आते हैं बेचारे। कांग्रेस लीडर और लोकसभा के रुकन राहुल गांधी के लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस के दौरान दिए गए बयान को बीजेपी ने पूरी हिंदू बिरादरी से जोड़ दिया है और जिस पर बीजेपी के तमाम लीडरान ने उनके इस बयान की मजम्मत करते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया है। वहीं देर रात गुजरात में भी राहुल गांधी के बयान पर बजरंग दल के कारकुनान ने गुजरात में कांग्रेस ऑफिस में घुसकर राहुल गांधी की तस्वीर पर स्याही पोती और पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी की। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला पर हमलावर होते हुए कहा है कि आपने जब मुझसे हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े हो गए, लेकिन जब आपने मोदी से हाथ मिलाया तो झुक गए। When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूं। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है। हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। देयर आर 2 structures now. One is me as an individual and one is me as leader of the opposition. Me as an individual, I might have my likes and dislikes, I might have my views, but me as leader of opposition have to suppress them, have to reduce them and say, now I'm the voice of the opposition. That is the idea of the democratic system. The people have given me a responsibility, and that responsibility should overcome my personal likes, dislikes, aspirations. Now, Speaker sir, why I'm saying this, and forgive me for saying this, but when you were being put on that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair. And you are
the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. इमरान प्रतापगढ़ी ने पार्लियामेंट में बड़े ही शायराना अंदाज में मॉब लिंचिंग पर आवाज उठाई है। इस दौरान उन्होंने हाफिज जुनैद, पहलू खान और जेएनयू से गायब हुए तालिब इल्म नजीब का भी जिक्र किया है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, ये कैसा अमृतकाल है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली, मंगल सूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन वाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ हो रही मॉब लिंचिंग और बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं शुरुआत में बताना चाह रहा हूं कि मैं हुकूमत की तरफ से लाए गए इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत में बोल रहा हूं और मैंने अमेंडमेंट्स भी दिए हैं प्रेजेंट एड्रेस के लिए। और चेयरमैन साहब, आप उर्दू को जानते हैं, किसी एक शायर ने शायद बरसर इख्तिदार जमात के लिए ये शेर कहा होगा कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हक़ीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था न होगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राज़ी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, हाई कोर्ट सर,
it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers. बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। राज्यसभा में आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा अपने तेज तर्रार तकरीरों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही 1 जुलाई को भी देखने को मिला जब उन्होंने सरकार को रोजगार से लेकर नीट तक के इश्यूज पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर हुए सर्वे में सिर्फ 28% लोगों ने इस पर भरोसा किया है। उन्होंने मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादतियों पर भी एक नज्म सुनाई। ये हम सब के लिए आईना है, वरना मारे जाओगे। रघुवीर सहाय को याद करते हुए एक युवा कवि अदनान नाम के लिखा है, मत भूलो कि तुम मुसलमान हो। बस 30 सेकेंड और लूंगा। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाए, वो हिंदुस्तान जहाँ कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी मंच से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय हिंद। थैंक यू। श्री KR सुरेश रेड्डी। राजस्थान के राजगढ़ में गाय स्मगलिंग के शक में कुछ शरपसंदों ने पिकअप को रोककर ड्राइवर सोनू बिश्नोई और सुंदर बिश्नोई को बुरी तरह पीटा है और उसकी दीदा दलेरी देखिए कि इनकी पिटाई करते हुए वीडियो भी इन लोगों ने खुद ही बनाई है। बाद में गाड़ी की तिरपाल खोलकर चेक किया गया तो पिकअप में नींबू भरे निकले। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दुकानदार के पास सामान बदलने गए तंजीम और फैजान को भीड़ ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाली भीड़ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि पीटने वाले दोनों भाइयों पर CRPC 151 यानी कि अमन अमान खराब करने के मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया है। हाथरस भगदड़ में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 122। मरने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल। पुलिस ने दर्ज की FIR। कांग्रेस राज्यसभा में उठाएगी हाथरस का मसला। प्रमोद तिवारी ने अदालती तहकीकात का किया मुतालबा। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद गुजरात में बजरंग दल के कारकुनान ने कांग्रेस के ऑफिस पर की पत्थरबाजी। राहुल की तस्वीर पर पोती काली स्याही। राजस्थान के राजगढ़ में गाय स्मगलिंग के शक में शरपसंदों ने 2 पिकअप ड्राइवरों को पीटा। दोनों की हालत नाजुक। और ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी तलबा को बड़ा झटका। तलबा वीजा फीस में किया गया 2 गुना इजाफा। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। प्रणाम।